Hello friends. So are you doing study at home? That's great. Today we will learn very important topic in point of view of second year as well as third year, and it is tumor. Tumor or neoplasia is a long question asked from general pathology in second year and general surgery in third year. This is one long question, and this long question, tumor long question, to study I have divided it in 6 short notes. So this one LAQ of tumor is divided into 6 SAQ. It is divided into 6 SAQ. इस बड़े से क्वेश्चन को सीखने के लिए हमने इसको 6 शॉर्ट नोट्स में डिवाइड किया है. एज इट इज़ अ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, कुछ लोगों को ये थोड़ा सा डरावना भी लगता है, जबकि है नहीं. अब आपको सीखने के बाद आप खुद ही बताइए कैसे लगा. तो इस डिफ़िकल्ट क्वेश्चन को हमने ऐसे इजी किया है और इजी करके हमने आपके लिए इसको 6 शॉर्ट नोट में डिवाइड किया है. बहुत ही इजी है. जस्ट रिलैक्स एंड गो विद द फ्लो. द फर्स्ट शॉर्ट नोट from this long question is, which is frequently asked, is in front of you, few of the points are in front of you are difference between benign and malignant tumors. Difference between benign and malignant tumor. Difference between benign and malignant tumor. But before we start, I would like to tell you about the definition of the neoplasia or definition of the tumor. Neoplasia and tumor is one and the same thing. सेकेंड ईयर वालों को आज एक क्वेश्चन पढ़ना है जिसका नाम है सेलुलर एडाप्टेशन. ये जनरल पैथोलॉजी में दिया है. इट इज़ नॉट गिवन इन द नोट्स. यू हैव टू रीड इट फ्रॉम हर्ष मोहन. जिनके पास किसी वजह से टेक्स्ट बुक नहीं है वो लोग अपने फ्रेंड से उसकी पिक्स व्हाट्सएप पे मंगा सकते हैं. बट इट इज़ कंपल्सरी टू स्टडी सेलुलर एडाप्टेशन चैप्टर टुडे एंड यू हैव टू सबमिट द टेस्ट बिफोर 9 PM. आज यहाँ पे मैं जितना ट्यूमर सिखाऊंगी प्लस सेलुलर एडाप्टेशन लॉन्ग क्वेश्चन आपको 9 बजे के पहले सबमिट करना है टेस्ट लिख के. सेलुलर एडाप्टेशन क्या होता है? दिस क्वेश्चन और द सेलुलर एडाप्टेशन मीन्स वेरियस चेंजेस occurring in cell under certain unfavorable circumstances. हमारी सेल में होने वाले छोटे छोटे चेंजेस, जैसे सेल पे प्रेशर अगर हम डालते हैं, सेल पे प्रेशर डालते हैं, प्रेशर डालेंगे ऐसे तो सेल कंप्रेस हो सकती है. उसको कहते हैं एट्रॉफी. बहुत दिन तक ऐसे बांध के रखेंगे और बाद में खोलेंगे, जैसे प्लास्टर में होता है. प्लास्टर जिस दिन निकलता है उस दिन प्लास्टर वाला हाथ नैरो हो जाता है. दिस इज़ कॉल्ड एज एट्रॉफी. और कुछ इंजरी हो जाती है तो स्वेलिंग आ जाता है. दिस इज़ कॉल्ड एज हाइपरट्रॉफी. विदाउट इन्फ्लेमेशन हाइपरट्रॉफी. साइज बढ़ जाना इज हाइपरट्रॉफी. प्रेग्नेंट यूट्रस का साइज बढ़ जाता है इज कॉल्ड एज हाइपरट्रॉफी. साइज बढ़ जाना इज हाइपरट्रॉफी. साइज रिड्यूस होना इज कॉल्ड एज एट्रॉफी. रिडक्शन इन साइज इज कॉल्ड एज एट्रॉफी and increase in size is called as hypertrophy.
Absence of cell formation is aplasia. Excess cell formation is hyperplasia. In pregnant uterus both changes are seen. यूट्रस में जो ऑलरेडी मसल्स होते हैं वो एक्सेस स्ट्रेच हो जाते हैं, उसको कहते हैं स्ट्रेचिंग इज कॉल्ड एज हाइपरट्रॉफी. और न्यू सेल भी ग्रो हो जाते हैं, उसको कहते हैं हाइपरप्लाजिया. हाइपरप्लाजिया. एब्सेंट सेल फॉर्मेशन इज अप्लाजिया. लेस सेल फॉर्मेशन इज हाइपरप्लाजिया एंड न्यू सेल फॉर्मेशन इज न्यूप्लाजिया विच इज नॉट गिवन इन एनाटॉमी. स्ट्रक्चर में जो है ही नहीं बॉडी के, ऐसा कुछ. अगर ये हाथ है मेरा, यहाँ पे कुछ ऐसा ग्रो होता है जो एनाटॉमी के स्ट्रक्चर में है ही नहीं, देन इट इज कॉल्ड एज न्यूप्लाजिया. न्यू मीन्स न्यू, प्लाजिया मीन्स ग्रोथ, न्यू ग्रोथ. न्यू ग्रोथ इज न्यूप्लाजिया एंड इट कुड बी बेनाइन और मैलिग्नेंट. वो कैंसर भी हो सकता है, कैंसर नहीं भी हो सकता है. इफ इट इज कैंसरस देन इट इज कॉल्ड एज बेनाइन. इफ इट इज नॉन कैंसरस देन इट इज कॉल्ड एज मैलिग्नेंट. सो टुडे you have to go through the chapter cellular adaptation. This is only for second year. Yes, of course, metaplasia भी उसमें आएगा. Barrett's esophagus थर्ड ईयर को भी है और सेकेंड ईयर को भी. परसों गैस्ट्रिक अल्सर के लेक्चर में मैंने बताया था. Barrett's esophagus, it's a metaplasia, वो भी cellular adaptation में आएगा. So please go through the chapter and write down the test in detail. Now we will move on our today's topic, tumors. So what is the definition of tumor? You can read simultaneously along with me. I am on page number 51. General pathology notes, page number 51. ट्यूमर इज सी. ट्यूमर को हम अपने आप ही आ जाता है, सो कहेंगे ऑटोनोमस अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ द टिश्यू कंटेनिंग मास ऑफ एबनॉर्मल सेल. ऑटोनोमस अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ द टिश्यू कंटेनिंग mass of abnormal cell. This is the best definition. Autonomous, uncontrolled growth of the tissue containing mass of abnormal cells. Now initially some general features are given here. It is just the introduction that oma is a word suffix. It is added to every tumor. Oma, O-M-A, oma. Oma is the suffix added to every tumor. Let's take the example. Fibroadenoma, leiomyoma, adenocarcinoma, sarcoma. तो हर चीज़ में आपको एक सफिक्स लगा दिखेगा पीछे. हर कैंसर के वर्ड के पीछे एक सफिक्स है, उसका नाम है ओमा. O-M-A, ओमा. देन बिनाइन ट्यूमर एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर, इसके हमें डिफरेंसेस करने हैं. वी विल मूव ऑन टू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट नोट, डिफरेंस बिटवीन बिनाइन एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर्स. इट इज गिवन ऑन द पेज नंबर 50. Where are the differences? Yes, page number 54. Distinguishing features between benign and malignant tumor. Here you have to divide it in 4 categories. First difference is on the macroscopic level. खुली आंखों से जितना दिखेगा, macroscopic features. It is called as a macroscopic feature. Second category is microscopic features. Microscopic features. Third category is growth rate.
And fourth category is local spread. Fourth category is local spread, means how the tumor spreads locally, whether it remains local, how it spreads in local surroundings, whether it enters in the cell or it spreads by just increasing in size. So these are the four subheadings under the heading distinguishing features. So the first is macroscopic features, and in macroscopic feature the basic differences are given here. The basic differences are given here. You can read the first point, shape. Mostly the benign tumor is small in size. बेनाइन ट्यूमर जिसमें कैंसर नहीं होता है उसको बेनाइन ट्यूमर कहते हैं, और मोस्टली बेनाइन ट्यूमर छोटे होते हैं, उसको कहेंगे हम इट रिमेन्स स्मॉल. वेयर एज मैलिग्नेंट ट्यूमर इज़ बिग वन, उसका साइज़ बड़ा रहता है, जबकि बेनाइन ट्यूमर का साइज़ छोटा रहता है. इट इज़ बिग वन एंड बेनाइन इज़ अ स्मॉल वन एंड द मैलिग्नेंट इज़ बिग वन, उसका साइज़ बड़ा रहेगा, मैलिग्नेंट का साइज़ बड़ा रहेगा. स्मॉल एंड लार्ज साइज. शेप ऑब्वियसली जो छोटा रहेगा उसका शेप फिक्स रहेगा, राउंड और ओवल, और जो मैलिग्नेंट ट्यूमर है वो ब्रॉड एंड इरेग्युलर आएगा. शेप इज़ इरेग्युलर क्योंकि वो जो ट्यूमर है वो ट्यूमर ऐसे फैलता जाता है. एज द ट्यूमर इज इंक्रीजिंग साइज इट फैलता जाता है, ऐसे फैलता जाता है. फैलते जाने से उसका साइज हम बता नहीं सकते हैं. इरेग्युलर मतलब जिसको हम बता नहीं सकते. इरेग्युलर मतलब टेढ़ा मेढ़ा, ऐसा टेढ़ा मेढ़ा होगा, इरेग्युलर. नेक्स्ट बाउंड्रीज, जो आपके सामने लिखा है सेकेंड पॉइंट, वो बाउंड्रीज है. बेनाइन ट्यूमर हमेशा अपने हद में रहता है, उसको ऐसे बाउंड्रीज होती है, कैप्सूल होती है, कैप्सूल. जैसे हम लोग रहते हैं, हम लोग हमारा प्लॉट लेने के बाद अच्छे से कंपाउंड डालते हैं और हमारी हद में रहते हैं, कंपाउंड के अंदर रहते हैं. वैसे बेनाइन ट्यूमर उसके बाहर फाइब्रस कैप्सूल ग्रो करता है. डॉक्टर को ऑपरेशन करना भी इजी जाता है इससे. कैप्सूल के साथ ट्यूमर निकाल के आपको दे देते हैं, रिलेटिव्स को गिफ्ट दे देते. देखो आपकी पेशेंट की बॉडी में से ये ट्यूमर निकला, गोल गोल राउंड, और उसको बाउंड्रीज भी होती है कैप्सुलेटेड. जबकि मैलिग्नेंट ट्यूमर इतना अंदर तक फैलता है टेढ़ा मेढ़ा कि उसको निकालना मुश्किल है. उसकी बाउंड्रीज जो है वो इरेग्युलर है, घुसी हुई है. बाउंड्रीज benign tumor encapsulated and malignant tumor not bounded well, spread हुआ है. नोट्स में ये टॉपिक थोड़ा कट गया है. हाँ, मैं इसको व्हाट्सएप पे आपको इसके डिफरेंसेस फिर से डाल देती हूँ सो दैट यू कैन स्टडी वेल और यू कैन गो थ्रू द टेक्स्ट बुक. इसमें से बेनाइन ट्यूमर के ही फीचर्स आए हैं. सो बाउंड्रीज एनकैप्सुलेटेड किसकी है, बाउंडेड किसकी है, बेनाइन की, जबकि मैलिग्नेंट की बाउंड्रीज इरेग्युलर, वो टेढ़ा मेढ़ा है. अब बेनाइन ट्यूमर की कैप्सूल होने की वजह से क्या हो जाता है, बेनाइन ट्यूमर इजीली मूव होता है. अगर यहाँ पे ट्यूमर होगा, ये देखो यहाँ पे कोई बेनाइन ट्यूमर है, उसको ऐसे हाथ लगा के अगर हम ऐसा करेंगे तो थोड़ा सा हिलेगा. क्यों हिलेगा, थोड़ा सा मूव होगा. क्यों मूव होगा, क्योंकि उसको फाइब्रस कैप्सूल है, इट इज़ एनकैप्सुलेटेड. जबकि मैलिग्नेंट ट्यूमर ऐसा स्प्रेड हो गया है, उसके ऐसे रूट्स नीचे तक गए हैं. जैसे बरगद का पेड़ होता है, बैनियन ट्री होता है, उसके रूट्स नीचे तक जाते हैं, तो आप उसको हिला नहीं सकते. यू जस्ट कांट मूव इट. वैसे मैलिग्नेंट ट्यूमर नीचे तक स्प्रेड होता है, अलग अलग लेयर्स में स्प्रेड होता है. स्प्रेड होने की वजह से
it is fixed. Benign tumor movable because it has a fibrous capsule. It has a fibrous capsule. Whereas malignant tumor घुसा हुआ है तो वो मूव नहीं होता है. Malignant tumor enters deep, so malignant tumor is fixed, whereas benign tumor is slightly movable. Slightly movable, ऐसा लगता है कि ये थोड़ा ढीला है. जैसे कुंडी में का प्लांट होता है ना, उसको जब हम हाथ लगाते हैं, कुंडी में के प्लांट को जब हम ऐसे हिला के देखेंगे, थोड़ा थोड़ा हिला के देखेंगे, तो क्या पाएंगे कि हाँ थोड़ा सा लूज़ है. वैसे बेनाइन ट्यूमर को हाथ लगाएंगे, किसी का थायराइड का ट्यूमर आप ऐसा हाथ लगाएंगे तो आपको ऐसे लगेगा हाँ इट इज़ स्लाइटली मूवेबल, थोड़ा ढीला है, क्योंकि उसको ऐसी बाउंड्रीज है, इसकी वजह से ऐसा लगता है ढीला है. ऐसा नहीं कि थायराइड का ट्यूमर यहाँ से यहाँ जाएगा पीछे, हाँ इतना मूवेबल नहीं. मूवेबल मीन्स स्लाइटली मूवेबल. ये देखो थोड़ा सा ढीला है, लूज है. और अगर मैलिग्नेंट ट्यूमर है तो मूव नहीं होगा एकदम. इसके रूट्स नीचे तक कार्टिलेजेस तक घुसे हुए हैं. कार्टिलेजेस तक घुसने की वजह से आपको ऐसे लगेगा कि इट इज़ नॉट मूवेबल. इट इज़ नॉट मूवेबल. बेनाइन ट्यूमर मूवेबल, मैलिग्नेंट ट्यूमर इज़ नॉट मूवेबल. समझ रहे हैं आप? फिक्स्ड, फिक्स्ड टू द अंडरलाइंग टिश्यू, फिक्स्ड टू द अंडरलाइंग टिश्यूज. बेनाइन ट्यूमर ऊपर से बड़ा साफ सुथरा होता है, साफ सुथरा होता है. नो सेकेंडरी चेंजेस. व्हाट डू मीन बाय सेकेंडरी चेंजेस? सड़ना, ब्लीडिंग निकलना, इन्फेक्शन, उससे स्मेल आना, दिस इज सेकेंडरी चेंजेस. ये सब सड़ना विड़ना किसकी फीचर्स है? मैलिग्नेंसी की फीचर्स है. मैलिग्नेंट ट्यूमर्स आर ऑफेंसिव, वेरी बैड. वाई? बिकॉज देयर आर सेकेंडरी चेंजेस. उसमें इन्फेक्शन होता है, उससे ब्लड निकलता है, उससे डिस्चार्जेस निकलते हैं, उससे स्मेल आती है. दिस इज सेकेंडरी चेंजेस कॉमन इन मैलिग्नेंट ट्यूमर. वेयर एज बेनाइन में क्या लिखा है? सेकेंडरी चेंजेस आर नॉट कॉमन. मीन्स देयर इज नो इन्फेक्शन, मोस्टली देयर आर नो हेमरेजेस, नो ऑफेंसिव डिस्चार्जेस. बेनाइन ट्यूमर आर clean, so there are no smells, so no secondary changes in the benign tumor, whereas in the malignant tumor always secondary changes, mostly secondary changes. Okay, so size point में हमने कहा था कि benign tumor छोटे हैं, malignant tumor बड़े हैं. शेप पॉइंट में कहा था benign tumor गोल गोल है, ओवल है, राउंड है, जबकि मैलिग्नेंट ट्यूमर ब्रॉड इरेगुलर है, उसकी कोई साइज और शेप बता नहीं सकता है. बेनाइन ट्यूमर बाउंड्री डाल के रहता है, एनकैप्सुलेटेड, जबकि मैलिग्नेंट ट्यूमर दूसरी टिश्यू में घुसा हुआ रहता है, इसीलिए उसको कोई बाउंड्रीज नहीं है. बेनाइन ट्यूमर कैप्सूल की वजह से हिलता है, फ्रीली मूवेबल है. एज मैलिग्नेंट ट्यूमर इज इन्वेडेड इन द अंडरलाइंग टिश्यू, वो बरगद की पेड़ की तरह फिक्स हो जाता है. It is fixed to the underlying tissues. Benign tumor साफ सुथरा है, क्लीन है, सेकेंडरी चेंजेस कॉमन नहीं है. मैलिग्नेंट ट्यूमर में सेकेंडरी चेंजेस कॉमन है. ओके, देन स्प्रेड. बेनाइन ट्यूमर थायराइड ग्लैंड में हुआ तो वहीं पे रहेगा, वो स्प्रेड नहीं होगा थायराइड ग्लैंड से लैरिंग्स में, फेरिंग्स में, या फिर थायराइड ग्लैंड से ऊपर स्किन सुपरफिशियल फेशिया में ट्रांसफ़र नहीं होगा. जहाँ है वही रहेगा. ऑलवेज रिमेन्स लोकलाइज्ड. बेनाइन ट्यूमर ऑलवेज रिमेन्स लोकलाइज्ड. वेयर एज मैलिग्नेंट ट्यूमर स्प्रेड्स थ्रू आउट द बॉडी, जिससे हम डरते हैं. सबको लगता है ना कैंसर हो गया तो इसका मतलब वो दूर दूर तक जाएगा. इस दूर दूर तक जाने को कहते हैं मेटास्टैसिस. मेटास्टैसिस. मेटास्टैसिस मीन्स स्प्रेड, डिस्टेंट स्प्रेड. मेटास्टैसिस मीन्स डिस्टेंट स्प्रेड, दूर दूर तक जाना. मतलब यूटेरस का कैंसर
लंग्स तक जाना। कहाँ यूट्रस है? पेल्विस में। लंग्स कहाँ है? थोरैक्स में। कैसे हुआ स्प्रेड? इसी को तो कहते हैं मेटास्टेसिस। सो स्प्रेड में बेनाइन ट्यूमर में पॉइंट आएगा, कहीं नहीं जाएगा, रिमेन्स लोकलाइज्ड। और मैलिग्नेंट में आएगा, इट शोज डिस्टेंट स्प्रेड। मेटास्टेसिस, इट शोज distant spread, means metastasis. All right, so this is about the changes under the heading macroscopic features. Macroscopic features, बताओ एक बार हेडिंग, 7 हेडिंग्स है इसमें। 7 हेडिंग्स में पहला हेडिंग आएगा साइज, शेप, boundaries, fixity, secondary changes, then local spread, no, not local spread, just spread, and effect on surrounding tissue. आजू बाजू की टिश्यू पे उसका क्या एक्शन होगा? इफेक्ट ऑन सराउंडिंग टिश्यू, क्या इफेक्ट होगा सराउंडिंग टिश्यू पे? कोई इफेक्ट, बेनाइन ट्यूमर का कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं है। बाजू के टिश्यू को बस अड़चन होगी। अड़चन समझते हो? क्राउडिंग। जैसे बाइक है, बाइक इज मेंट फॉर 2 पीपल, लेकिन इंडिया में इट इज़ नॉट मेंट ओनली फॉर 2 पीपल, इट इज़ मोस्टली फॉर 3, समटाइम्स 4, समटाइम्स 5। अब अगर बाइक पे 5 लोग बैठेंगे तो सबको क्या होगा? कंप्रेशन, अड़चन। दिस इज कॉल्ड एज, दिस इज द इफेक्ट ऑफ बेनाइन ट्यूमर। थायराइड ग्लैंड में अगर बेनाइन ट्यूमर आता है, थायराइड ग्लैंड में अगर बेनाइन ट्यूमर आता है तो नॉर्मल सेल जो है थायराइड ग्लैंड की, उनको बस थोड़ा सा प्रेशर महसूस होगा यहाँ पे, उसको कहते हैं कंप्रेशन। तो बेनाइन ट्यूमर आजू बाजू के टिश्यू पे क्या एक्शन करता है? इट ओनली compresses the surrounding tissue, it creates अड़चन to the surrounding tissue, whereas malignant tumor ओरिजिनल टिश्यू जो है, नॉर्मल टिश्यू जो उसमें घुसता है और उसको मारता है, इट इज़ द एक्शन लाइक मिलिटेंट। अगर ट्रेन में मिलिटेंट घुस जाते हैं तो वहाँ के लोगों को मशीन गन से उड़ा देंगे, है ना? वो मशीन गन से उड़ा देंगे। घुसता है और मार देता है। मैलिग्नेंट ट्यूमर इन्वेड्स द नॉर्मल टिश्यू and destroy it, invades the normal tissue and destroy it। तो भाई बेनाइन ट्यूमर हुआ तो आजू बाजू की टिश्यू को क्या एक्शन मिलती है? व्हाट इज द इफेक्ट ऑन सराउंडिंग टिश्यू? यस, merely compresses the surrounding tissue, whereas malignant tissue, malignancy के लिए कौन से 2 एक्शंस बता रहे हैं हम? घुसना और मारना, invasion and destruction, invasion and destruction। This is the important word for malignancy। Malignant cells invades normal tissue, invasion means घुसना, invades normal tissue and destroys it, invades normal tissue and destroys it। Right, that's all about the features, difference between benign and malignant, but only one feature we have covered is macroscopic changes। अभी 3 हेडिंग बाकी है, माइक्रोस्कोपिक चेंजेस, लोकल स्प्रेड एंड व्हाट इज इट? ग्रोथ रेट। ग्रोथ रेट एक ही पॉइंट है, बेनाइन ट्यूमर का ग्रोथ रेट स्लो होता है, मैलिग्नेंट ट्यूमर का ग्रोथ रेट फास्ट होता है। बेनाइन ट्यूमर ग्रोज स्लो, मैलिग्नेंट ट्यूमर ग्रोज फास्ट। लोकल स्प्रेड इज ऑल्सो वेरी कॉमन, अभी तो बताया। एक्सपांशन,
बेनाइन ट्यूमर का, ऐसा फैलता है। मैलिग्नम ट्यूमर का इन्वेजन एंड डिस्ट्रक्शन, इन्वेजन एंड डिस्ट्रक्शन। तो 3 हेडिंग्स हमारे हो गए। कौन से 3 हेडिंग्स? हेडिंग नंबर 1 मैक्रोस्कोपिक फीचर, हेडिंग नंबर 2 लोकल स्प्रेड, हेडिंग नंबर 3 ग्रोथ रेट। अब चौथा हेडिंग मैं अभी ले रही हूँ, वो है माइक्रोस्कोपिक फीचर्स। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट जाता है किसी किसी को, लेकिन है नहीं। माइक्रोस्कोपिकली हमें माइक्रोस्कोप के अंदर देखना है मैलिग्नेंट सेल और नॉर्मल सेल और बिनाइन सेल के डिफरेंसेस को। नॉर्मल सेल कैसी है, बेनाइन सेल कैसी है, मैलिग्नेंट सेल कैसी, और पता करना है माइक्रोस्कोपिक फीचर्स। अगर मैंने आपको एक सेक्शन दिया, एक नॉर्मल है, एक बेनाइन है और एक मैलिग्नेंट है, तो क्या तुम माइक्रोस्कोप में देख के पता कर सकते हो कि नॉर्मल कैसा होता है, बेनाइन कैसा होता है और मैलिग्नेंट कैसे होता है? कैसे करोगे? करेक्ट, सही बताया। स्टेनिंग करेंगे पहले, क्योंकि माइक्रोस्कोप में कोई भी सेल देखने के पहले हम स्टेनिंग ही तो करते हैं। WBC की थी, RBC की थी, करेक्ट। सो वी विल स्टेन इट and then we will observe it under the microscope, and what you will observe? The staining, the nucleus, the cytoplasm, the cell organelles. We'll check it. Let's see what are the side headings for microscopic features. For the microscopic feature, first we will check the pattern. सेल कैसी दिखती है? बेनाइन में लिखना है जैसी नॉर्मल सेल दिखती है वैसी ही दिखती है। मतलब क्या? थायराइड ग्लैंड का सेक्शन है बेनाइन ट्यूमर का। थायराइड ग्लैंड में नॉर्मली जैसा फॉलिकल जैसा सेल दिखता है। हेपेटोसाइट लो, लीवर का ट्यूमर है, लीवर की कैसी सेल दिखती है? हेक्सागोनल इन शेप, बस बिल्कुल वैसी दिखती है। बेनाइन ट्यूमर कैसा दिखता है? वैसा ही दिखता है जैसे नॉर्मल सेल है। तो आप क्या बोलोगे? रिजेंबल पैटर्न ऑफ ओरिजिनल सेल। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, जैसे मम्मी दिखती है वैसी ही बेटी दिखती है, या जैसे पप्पा दिखते हैं वैसा ही बेटा दिखता है या बेटी दिखती है। तो हम क्या कहते हैं? रिजेंबल्स द फेस ऑफ फादर और मदर। वैसे यहाँ कहेंगे बेनाइन ट्यूमर कैसा दिखता है? वैसे ही दिखता है जैसे ओरिजिनल सेल दिखती है। रिजेंबल्स द टिश्यू द पैटर्न ऑफ द ओरिजिन। करेक्ट। नाउ नेक्स्ट, basal polarity. Second point is basal polarity. What is in basal polarity? Basal polarity मतलब चार्ज सेल के ऊपर होता है ना, पॉजिटिव चार्ज या फिर निगेटिव चार्ज। जो बिनाइन ट्यूमर में चार्ज है वही, जो नॉर्मल सेल में चार्ज है वही बिनाइन में रहेगा। बेनाइन ट्यूमर का चार्ज सेम रहेगा नॉर्मल सेल पॉजिटिव होगी तो बेनाइन भी पॉजिटिव होगा। लेकिन मैलिग्नेंट ट्यूमर में पोलैरिटी लॉस्ट। बेजल पोलैरिटी, आप हेडिंग है आपका बेजल पोलैरिटी। बेनाइन ट्यूमर में लिखेंगे सेम एज नॉर्मल सेल, मैलिग्नेंट ट्यूमर में लिखेंगे इट इज लॉस्ट। थर्ड पॉइंट, प्लियोमॉर्फिज्म। व्हाट डू मीन बाय प्लियोमॉर्फिज्म? चेंज इन शेप इज कॉल्ड एज प्लियोमॉर्फिज्म। शेप बदलने वाली सेल, आपको याद है कौन शेप बदलता है? प्लेटलेट बदलती थी ना फर्स्ट ईयर में। शेप बदलने वाली सेल, कौन सी सेल शेप बदलती है? प्लेटलेट नॉर्मली, लेकिन ट्यूमर में मैलिग्नेंट सेल शोज प्लियोमॉर्फिज्म। टेढ़ी मेढ़ी कैसी वैसी ऐसी तैसी दिखेगी वो रहेगी मैलिग्नेंट सेल, और जो सेल माइक्रोस्कोप में अच्छी दिखेगी, खूबसूरत दिखेगी, पहचानी जाएगी कि ये इट बिलोंग्स टू लीवर और इट बिलोंग्स टू किडनी और इट बिलोंग्स टू थायराइड ग्लैंड, उसको कहते हैं बेनाइन ट्यूमर।
ट्यूमर के सेक्शन में सेल पहचानी जा रही है कि वो किस ऑर्गन से बिलोंग करती है, उसको कहते हैं बेनाइन ट्यूमर। पता नहीं है क्या दिख रहा है, पता ही नहीं चल रहा है, चेंज इन साइज, चेंज इन शेप, दिस इज कॉल्ड एज मैलिग्नेंट ट्यूमर। तो प्लियोमॉर्फिज्म प्रेजेंट इन मैलिग्नेंसी, एब्सेंट इन बेनाइन। डीएनए क्रोमोसोम नंबर जितने नॉर्मल सेल में होते हैं उतने बेनाइन ट्यूमर में रहते हैं, जबकि मैलिग्नेंट सेल में उसका नंबर इंक्रीज आता है। मैलिग्नेंट सेल में उसका नंबर इंक्रीज आता है। माइटोसिस मतलब वेरी गुड, माइटोसिस का मतलब होता है सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन नॉर्मल है, एक सेल से 2 ही सेल होने चाहिए ना, 5 सेल तो नहीं होने चाहिए। तो नॉर्मल माइटोसिस बेनाइन ट्यूमर में रहेगा, मैलिग्नेंट ट्यूमर में 1 सेल से 5 सेल नहीं 15 सेल भी हो सकते हैं। इसका मतलब माइटोसिस बढ़ भी गया है और वो एबनॉर्मल भी है, वो रूल भी फॉलो नहीं कर रहा है, तभी तो मैलिग्नेंसी इतने जल्दी फैलती है। परसों ही हमारे इरफान खान जी जो एक्टर हैं, कैंसर की वजह से उनकी डेथ हुई। उनके दूसरे दिन ही हमारे दूसरे बड़े एक्टर ऋषि कपूर जी की डेथ हो गई। ये कैंसर फैलता कैसा है देखो आप, रैपिडली, क्योंकि उसमें माइटोसिस एबनॉर्मल है। 1 सेल 2 सेल में नहीं, 1 सेल 15 सेल में, 17 सेल में, 25 सेल में, 100 सेल में भी डिवाइड हो सकती है। सो it multiplies rapidly. So माइटोसिस फंक्शन, बेनाइन ट्यूमर, थायराइड ग्लैंड का बेनाइन ट्यूमर भी थायराइड हार्मोन ही सिक्रीट करेगा, जबकि थायराइड ग्लैंड का मैलिग्नेंट ट्यूमर, ध्यान से सुनो, थायराइड ग्लैंड का मैलिग्नेंट ट्यूमर ग्रोथ हार्मोन भी सिक्रीट कर सकता है। कुछ ही संबंध है थायराइड ग्लैंड का और ग्रोथ हार्मोन का, नहीं है। तो फंक्शन एबनॉर्मल, कुछ भी सिक्रेट कर सकता है, फंक्शन एबनॉर्मल। बेनाइन ट्यूमर का फंक्शन नॉर्मल ऑर्गन से रिजेंबल करेगा। बेनाइन ट्यूमर शोज नॉर्मल फंक्शन, वेयर मैलिग्नेंट ट्यूमर शोज एबनॉर्मल फंक्शन। हाइपरक्रोमैटिज्म मतलब स्टेनिंग की बात कर रहे हैं। बेनाइन ट्यूमर नॉर्मल कलर बताएगा, जैसा होता है वैसा। जैसे इयोसिनोफिल अगर है उसको हम स्टेन करते हैं तो पिंक कलर की दिखती है माइक्रोस्कोप में, तो मैलिग्नेंसी में भी वैसी ही दिखेगी, जबकि बेनाइन में वैसी ही दिखेगी, जबकि मैलिग्नेंसी में कुछ और कलर आएगा, डीप कलर आएगा या चेंज हो जाएगा कलर। तो हाइपरक्रोमैटिज्म एब्सेंट बेनाइन में, मैलिग्नेंसी में ज़्यादा कलर ले सकता है, ज़्यादा स्टेनिंग दिखा सकता है। हाइपरक्रोमैटिज्म इज more. That's all. This is about the very important short note of the tumor, distinguishing features between benign and malignant tumor. कल के लेक्चर में फास्ट फॉरवर्ड हम इसको पावर पॉइंट पे रिवाइज करेंगे, क्योंकि नोट्स में एक ही साइड के डिफरेंसेस आए हैं, सिर्फ बेनाइन के, मैलिग्नेंट के नहीं आए हैं। मैं व्हाट्सएप करूँगी आपको डिफरेंसेस, वो आप लिख लेना और फिर उसको रिवाइज करना। कुछ डिफ़िकल्टी है तो तुरंत पूछना, तुम लोग फीडबैक दो। हम इतनी मेहनत कर रहे हैं लेक्चर के लिए, टू रिकॉर्ड 1 लेक्चर एंड टू अपलोड इट टेक्स 4 to 5 hours फॉर अस। इट्स रियली हेक्टिक फॉर अस, बट स्टिल वी आर डूइंग हैप्पीली फॉर यू। हम लोग आपका टाइम वेस्ट ना हो इसलिए कर रहे। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, सब लोग लेक्चर करना, टाइम पे करना। कुछ लोग सो गए, हेडेक हो रहा है, शादी है किसी की दीदी की डिलीवरी हो गई है, ऐसे छोटे छोटे रीज़न दे के बस लेक्चर नहीं कर रहे हैं। मैं जब पर्सनली सबसे कॉल कर रही हूँ, कॉल करने का पर्पज़ ही है कि सबसे कांटेक्ट रहे। It is not expected that I should call you. It is expected that you should call me. तुम लोगों ने मुझे सर को कॉल करना चाहिए। तुम्हारा काम है हमको फीडबैक देना, हमारा काम नहीं है तुम्हारे पीछे लगना। लेकिन फिर भी हम हमारा इंटीग्रिटी मेंटेन करके आपको कांटेक्ट करते हैं। तो तुम सब लोग
जो टॉपिक पढ़ाया जाता है उसकी टेस्ट रोज डालना कंपलसरी है। लेक्चर के 2 घंटे के बीच में उसका स्टडी होकर उसका टेस्ट आना चाहिए और तुम्हारे क्वेश्चंस, तुम्हारे डिफ़िकल्टीज भी आनी चाहिए। लेक्चर तुमको कैसे लगा, हमें भी मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, आपके फीडबैक्स आने चाहिए। तो सब लोग फीडबैक्स दो। अभी हमने सिर्फ एक क्वेश्चन किया है, डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स बिटवीन बेनाइन एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर। इसको हम कल रिवाइज करने वाले हैं, लेकिन उसके पहले आप स्टडी करके रखो। अब हम इस लॉन्ग क्वेश्चन की दूसरी शॉर्ट नोट का इंट्रोडक्शन करने वाले हैं। इसका दूसरा शॉर्ट नोट है कॉजेस ऑफ द कैंसर, कार्सिनोजेंस। इसी को क्या कहते हैं? कार्सिनोजन। कॉजेस ऑफ द कैंसर, कार्सिनोजन। इसको हम कैटेगराइज करेंगे 2 हेडिंग्स में, प्रिडिस्पोजिंग फैक्टर्स एंड एक्चुअल कॉजेस। प्रिडिस्पोजिंग फैक्टर्स एंड एक्चुअल कॉजेस। what do you mean by predisposing factors? Predisposing factors means वो कॉजेस जो बैकग्राउंड तैयार करते हैं, बैकग्राउंड तैयार करते हैं। मतलब आप अगर अब मुझे रिस्पॉन्स नहीं करोगे तो फिर मुझे गुस्सा आएगा ना। फिर आप जब मुझे जब फेस टू फेस मिलोगे, हो सकता है मैं आपसे ठीक से बात नहीं करूं, तो आपको क्या लगेगा? अरे मैडम को तो गुस्सा आ गया। लेकिन कॉज उस दिन नहीं है, कॉज आज है। टुडे एज यू आर नॉट कॉन्टैक्टिंग मी, आई एम शोइंग एंगर ऑन दैट डे। दिस इज कॉल्ड एज प्रिडिस्पोजिंग फैक्टर। आई एम जस्ट गिविंग द एग्जाम्पल। मैं किसी का गुस्सा नहीं पकड़ूंगी। बैकग्राउंड तैयार करने वाले फैक्टर्स को कहते हैं प्रिडिस्पोजिंग फैक्टर्स। कॉज तो कुछ और ही है। कोरोना का एग्जाम्पल लो, अगर इम्यूनिटी कम है तो ये क्या हो गया? बैकग्राउंड। ट्यूबरकुलोसिस का एग्जाम्पल लो, वीक पर्सन है, डेबिलिटी है, वजन कम है, ये उसका क्या है? प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर। वो उसका कॉज नहीं है। कॉज क्या है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुली नाम का बैक्टीरिया। लेकिन प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर क्या है? वीकनेस। वीकनेस, यस, वीकनेस is the predisposing factor for tuberculosis. And what is actual cause? Mycobacterium tuberculosis. तो ट्यूमर के लिए भी predisposing factors अलग अलग है। तो जो causes बैकग्राउंड प्रोड्यूस करते हैं उसको कहते हैं predisposing factor, और actual causes को हम कहेंगे कार्सिनोजन। कार्सिनोजन हम कल देखने वाले हैं इसको, कार्सिनोजन को। तो कल हम रिवाइज करेंगे डिस्टिंग्विशिंग फीचर। कल हम स्पेशली देखेंगे कार्सिनोजेंस। कार्सिनोजन में भी 3 कैटेगरीज आती है। फिजिकल मेथड, पहले तो एक्सोजेनस फैक्टर्स एंड एंडोजेनस फैक्टर। व्हाट डू मीन बाय एक्सोजेनस फैक्टर्स? एक्सोजेनस फैक्टर्स मीन्स द फैक्टर्स विच आर कमिंग फ्रॉम आउटसाइड, बाहर से आने वाले, बाहर से आने वाले। इसमें है फिजिकल मेथड, मतलब हीट, रेडिएशंस, ये फिजिकल मेथड्स हो गए। केमिकल मेथड्स मतलब एसिड्स, अल्कलीज, एसिड्स, अल्कलीज, ये हो गए केमिकल मेथड्स। बायोलॉजिकल मेथड, बैक्टीरिया, वायरसेस, ये हो गए बायोलॉजिकल मेथड्स। फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल। और एंडोजिनस मतलब हमारे बॉडी के अंदर जो है, एंडोजिनस हमारे बॉडी के अंदर जो है हॉर्मोन्स, स्टेरॉइड हॉर्मोन्स, ये बॉडी के अंदर है, इसको हम कहते हैं एंडोजिनस। राइट, तो इसको हम कल स्टडी करेंगे, एक्सोजिनस एंड एंडोजिनस। फिर कल हम तीसरी शॉर्ट नोट भी स्टडी करेंगे जिसका नाम है डिफरेंस बिटवीन बेनाइन, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्यूमर्स। क्लासिफिकेशन ऑफ ट्यूमर्स, ट्यूमर का क्लासिफिकेशन। हाँ, ट्यूमर का भी क्लासिफिकेशन होता है। कैसे? ट्यूमर मेनली 2 ओरिजिन से होते हैं। इपिथेलियम, ये देखो, स्किन, स्किन, हाँ, ये जो स्किन है, तो स्किन जो आती है, ये पूरा हाथ है मेरा, ये इपिथेलियम है। इपिथेलियम, इपिथेलियम से आने वाले ट्यूमर्स को
कहते हैं कार्सिनोमा। कार्सिनोमा मीन्स ट्यूमर अराइजिंग फ्रॉम एपिथेलियम। और कितने एपिथेलियम तुम जानते हो? स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन्स। हाँ, माउथ के अंदर, नोज के अंदर, जीआई ट्रैक्ट, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, जेनाइटो यूरिनरी ट्रैक्ट, किडनी। तो ये है हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन। नाक के अंदर ट्यूमर हो गया, कार्सिनोमा। मुंह के अंदर ट्यूमर हो गया, कार्सिनोमा। गले में ट्यूमर हो गया, म्यूकस मेम्ब्रेन, कार्सिनोमा। लंग्स में ट्यूमर हो गया, कार्सिनोमा। किडनी में ट्यूमर हो गया, कार्सिनोमा। ट्यूमर अराइजिंग फ्रॉम एपिथेलियम, स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। और इस स्किन के नीचे क्या क्या है? स्किन के नीचे क्या क्या है? स्किन के नीचे क्या क्या है? स्किन के नीचे फेशिया, मसल्स, ब्लड वेसल्स, फैट की सेल्स, एडिपोस टिश्यू, स्मूथ मसल, स्केलेटल मसल। इन सब को कहते हैं मेसेनकाइमल सेल्स। मेसेनकाइमल सेल्स, व्हाट डू यू मीन बाय मेसेनकाइमल सेल्स? स्किन के नीचे जो कुछ है उसको कहते हैं मेसेनकाइमल सेल। क्या क्या है? फेशिया, कार्टिलेज, बोन्स। फेशिया, कार्टिलेज, बोन्स। और बोलो, स्मूथ मसल्स, स्केलेटल मसल्स, ब्लड वेसल्स, लिम्फ नोड्स, सब कुछ। यस, बहुत इम्पोर्टेंट शॉर्ट नोट है, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्यूमर। तो ये जो स्किन के नीचे सारा है, इसके ट्यूमर को कहते हैं सार्कोमा। और स्किन के ट्यूमर को कहेंगे, स्किन एंड एपिथेलियम के ट्यूमर को कहेंगे कार्सिनोमा। कार्सिनोमा मीन्स ट्यूमर अराइजिंग फ्रॉम एपिथेलियल ओरिजिन, मीन्स स्किन एंड epitheliums. And sarcoma means tumors arising from mesenchymal cells. What is what do you mean by mesenchymal cell? Everything present beneath the epithelium. Cartilage, bone, blood vessel, smooth muscles, skeletal muscle, fascias, various tissues, everything is mesenchymal. Adipose tissues, तो इनके ट्यूमर को कहेंगे सार्कोमा। तो कल हमें 3 क्वेश्चन परफेक्ट करने। डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स रिवीजन, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्यूमर, डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्यूमर्स, एंड थर्ड कार्सिनोजन, एटियोलॉजी ऑफ कैंसर। ऑल राइट, दैट्स ऑल फॉर टुडे। सबने जूम ऐप डाउनलोड किया है? शाम को 8 बजे सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर की जूम मीटिंग है। साथ में ऑर्गेनॉन का लेक्चर है। जूम मीटिंग में सर ऑर्गेनॉन लेने वाले। सो डाउनलोड जूम ऐप राइट नाउ। आपको कोड आएगा मीटिंग का, आपको ज्वाइन मीटिंग बोलना है, कोड डालना है। बहुत लोगों को तो आता भी होगा, जिनको कुछ डिफ़िकल्टी आती है ट्राई करना पहले, ठीक है? और नहीं आता है तो कॉल करना, ठीक है? तो मिलते हैं शाम को 8 बजे जूम पे। गुड बाय देन।